तो सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और आज आपके सामने लेकर प्रेजेंट हूँ मैं एक टॉपिक, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य नियम 1872 का। ये टॉपिक जो मैं लेकर प्रेजेंट हूँ ये चैनल्स पर अवेलेबल तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहीं ना कहीं रह जाती है इस टॉपिक में। तो मेरा आज ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ बहुत कम शब्दों में और एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो सभी पढ़ लेते हैं, सबके पास बेयर एक्ट घर में है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप समझ कितना पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, बात वो होती है। तो मैं इसी को लेकर आज ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सेक्शन नंबर 91। और वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जो कि जिसे कहते हैं कि ज्ञान की ऐसी नदी बहा रहे हैं कि लोग जो है सुने तो एकदम उनका ज्ञान जो है, सारी ज्ञानेंद्रियाँ उनकी जो है वो एक्टिवेट हो जाएं। ठीक है। और ज्ञान भी ऐसा है कि भविष्य भी बता सकते हैं और भूतकाल भी। ठीक है। तो खैर उनको छोड़िए, अपने टॉपिक पर आते हैं। बेसिक टॉपिक है कि इसको समझना, इसे कैसे समझा जाए सेक्शन 91 को। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है। जैसा कि ये आपको शब्द ही बता दे रहे हैं कि एक्सक्लूजन मतलब बाहर कर देना। बाहर कर देना किसको? ओरल एविडेंस को। किसके द्वारा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा। अब विदाउट लेट करें, अपने इलस्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए सपोज करिए ये एक पर्सन है ए और ये एक दूसरा पर्सन है बी। ठीक है। अब ए और बी दो पर्सन हैं। ए खरीदना चाहता है बी से क्या? बी की साइकिल। ठीक है। बी की साइकिल खरीदना चाहता है कौन? ए। तो ए और बी में क्या होता है? एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस बेसिस पे बी जो है ए को क्या कर देता है? सेल। किसकी? साइकिल की सेल। इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं कि साइकिल की अमाउंट 5,000 है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो सेल हो जाती है। बाद में होता क्या है कि ए के दिमाग में आ जाती है कुछ गंदगी और ये जो है एलिगेशन लगा देता है। एलिगेशन लगा देता है किस पर? ए पर, कि ए ने ये साइकिल जो मेरे कब्जे से ली है वो मैंने दिया नहीं है, उसने इलीगल पोजीशन ले लिया है। अब वो इलीगल पोजीशन कई प्रकार से होता है। ठीक है। चोरी कर ली, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर लिया, कुछ भी। तो ऐसे भी तो क्या है, अब यहाँ पे एलिगेशन लग गया, बी ने ए पर लगा दिया कि भैया ये मेरी साइकिल ले गए हैं, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अभी अपने ऑपरेशन में है। अब ए को अगर कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि मैंने इनसे जो ये साइकिल ली थी उसका 5,000 रुपये दिया था, तो ओरल एविडेंस यहाँ पर नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोर्ट ओरल एविडेंस नहीं मानेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट को लिख लिया है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ए क्या कर सकता है? ए इस डॉक्यूमेंट को लेकर, ठीक है, कोर्ट के सामने, ये कोर्ट है, यहाँ पर इसको पेश कर सकता है और कोर्ट इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इस साइकिल की ओनरशिप, कि इसका वाकई में मालिक कौन है, ये तय कर सकती है, और पोजीशन कैसा ये भी तय कर सकती है। ठीक है। तो ये एक इंट्रो था। तो इसी के बेस पर ये सेक्शन वर्क करता है। अब इस सेक्शन की बातें समझ लीजिए, ये सेक्शन कहां कहां पर अप्लाई होगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल से शब्दों में समझिए, सेक्शन 91 अप्लाई कहां पे होगा। तो पहला, हिंदी में लिख दे रहा हूं, सबको आसानी होगी, जहां पर कोई भी पहला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दूसरा ग्रांट्स और तीसरा डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर ऐसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप समझ ही रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को समझ ही रहे हैं आप लोग, क्या कहते हैं? संविदा। ठीक है।
ये होता है दान, और ये होता है डिस्पोजिशन। मतलब क्या? सेल, परचेज, मॉर्गेज, लीज। ठीक है, तो ये इस डिस्पोजिशन इसको कहा जाता है। तो अगर जहां पर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट संविदा हो रही है 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में, ग्रांट्स, दान दिया जा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को दान दे रहा है, ग्रांट्स, डिस्पोजिशन, सेल, परचेज, मॉर्गेज, लीज, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, पहला तो आपने ये समझ लिया, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्या हो गई? पहला पॉइंट क्या है? लिखित में हुई हैं, लिखित में हुई हैं, या विधि के द्वारा ये आवश्यक है कि लिखित द्वारा की जाए, लिखित द्वारा की जाए। तो इन दोनों केस में पहला लिखित में हुई है, और दूसरा विधि क्या अपेक्षा कर रही है, विधि क्या चाह रही है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या है कि रिटन में हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अचल संपत्ति 100 रुपए से ऊपर की है, तो आप उसको विदाउट लिखित ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, 100 से कम की है, ओरल ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो इसी बात को समझाया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लॉ ने कर दिया है बाउंड की, आपको जो भी आपको ट्रांजैक्शन करने हैं, टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स, अदर डिस्पोजिशन, जो भी आपको करने हैं, जो भी आपको संविदा करनी है, दान करना है, या ऐसा डिस्पोजिशन, सेल, परचेज करना है, लिखित में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बाउंड है सेकंड वाले में। लेकिन जहां पर आप बाउंड नहीं थे और आप पार्टीज ने, मतलब 2 लोगों ने मिलकर लिखित में कर लिया, तो अब आप अपने आप बाउंड हो गए। मतलब पहले केस में, इस केस में आप बाउंड नहीं थे कि आप लिखित में करें, लेकिन आपने कर लिया, तब जो भी प्रूफ करना होगा वो पेपर के बेस पे होगा, ओरल एविडेंस नहीं। दूसरी चीज क्या है कि कोर्ट ने कहा, मतलब बाय लॉ आपको क्या करती है, बाउंड करती है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो लिखित में करेंगे। जैसे 100 रुपए से ऊपर की अचल संपत्ति को बेचा या खरीदा जाएगा, तो लिखित में बेचा और लिखित में खरीदा जाएगा, तो यहां पे तो आप बाउंड है। ठीक है, तो अगर अब ऐसी ही बेचना या खरीदना हुआ है आपके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ग्रांट हुआ है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, यदि वो पॉइंट 1 में आ रहा है तो भी, और अगर पॉइंट 2 में आ रहा है तो भी, आपको अगर इन कॉन्ट्रैक्ट, इन टर्म्स को, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स को, ठीक है, ग्रांट्स के टर्म्स को, ग्रांट्स के पॉइंट्स को, या डिस्पोजिशन के टर्म्स को या पॉइंट्स को, मतलब पॉइंट्स मतलब क्या कि हम कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रूफ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट को, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, कि कॉन्ट्रैक्ट में सर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें ये था कि मैं बी से 5,000 की साइकिल खरीदूंगा, बी पैसा रिसीव करने के बाद मुझे साइकिल दे देगा, मैं उस साइकिल का मालिक हो जाऊंगा और मैं उसको किसी को बेच सकता हूँ, या उसको मैं आपका क्या कहते हैं, आपका उस पे जिसे कहते हैं हाइपोथिकेशन पे उठा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये टर्म्स होते हैं। तो इसको अगर आपको प्रूफ करना है और आपने लिखित में किया है, तो आप केवल प्रूफ कर पाओगे लिखित दस्तावेज के द्वारा, मौखिक नहीं। हाँ, अगर आप बाउंड नहीं हो कि आपको लिखित में करना है और आपने मौखिक में कर लिया है वो ट्रांजैक्शन, जैसे 100 रुपये से कम की इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान, मतलब परचेज और सेल आप कर रहे हो, उसमें आप बाउंड नहीं हो। अगर ऐसा किया है तो आप मौखिक एविडेंस दे सकते हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री नहीं, क्योंकि लॉ ने आपको बाउंड नहीं किया कि यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट के थ्रू ही उसको प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम ये देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के जो टर्म्स हैं, वो आप कैसे कैसे दे पाओगे। ठीक है, तो देखिए,
कोर्ट में अगर पेश करना है तो आप कैसे पेश करोगे, प्रूफ करोगे? तो पहला, अगर आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, ग्रांट, दान या डिस्पोजिशन, बेचना खरीदना प्रॉपर्टी का प्रूफ करना है कि ऐसा हुआ है और वो लिखित में बाउंड था होना कानून के द्वारा, तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, इनके क्या, इनके टर्म्स, आपको टर्म्स ही तो प्रूफ करने होते हैं भाई। होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट में, टर्म्स होते हैं, वही तो प्रूफ करने होते हैं। केवल ये थोड़ी ना किसी पेपर के ऊपर हेडिंग डाल दोगे कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो टर्म्स जिसके बेसिस पे हम दोनों एग्री हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट के बाद ही बनता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल होगा बाय लॉ के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्स में आ गया जब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ। लॉ ने बोला कि लिखित में, तो हमने लिखित में किया है, ठीक है। तो टर्म्स किसके, कॉन्ट्रैक्ट के, टर्म्स किसके, ग्रांट के, टर्म्स किसके, अदर डिस्पोजिशन के। हमने अगर कानून के द्वारा बाउंड है तो हमने लिखित में करना ही पड़ेगा, तो हमने लिखित में किया है। और अगर बाउंड नहीं थे, लिखित में कर लिया है, तो भी अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो इन कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को हम लिखित में जो हमारे पास है वो हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे कि सर ये है टर्म्स, इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये बोल रहे कि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये तो हो गया आपका, देखा जाए तो प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, क्योंकि आपने वही कॉपी, वही कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कोर्ट के सामने पेश कर दी जिसके बेस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये प्राइमरी एविडेंस हो गया, ठीक है। जिसे कहते हैं सेक्शन 74 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब सपोज करिए आपकी ये कॉपी खो गई, आपकी ये कॉपी खो चुकी है, आपके पास नहीं, और ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था, ठीक है, क्योंकि अगली पार्टी अब जो है बेईमानी पे उतर आई है। तो अब आप क्या करोगे? आप जाओगे कॉन्ट्रैक्ट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे। क्या करोगे? सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसकी क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट की सर्टिफाइड कॉपी या रजिस्ट्री, जैसे आप मकान खरीदते हो, ठीक है, आपके पास आपकी एक कॉपी होती है रजिस्टर्ड, अगर वो कॉपी खो गई है, ठीक है, और आपके ऊपर कोई भी ऐसा एलिगेशन लग गया कि ये मकान आपने खरीदा नहीं है या वगैरह वगैरह से आपने कब्जा किया है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपकी कॉपी खो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप अब सर्टिफाइड कॉपी, रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे और वो कोर्ट के सामने। तो पहला आपके पास क्या राइट है कि आप प्राइमरी एविडेंस ही वहां पर प्रूफ कर दीजिए। मतलब प्राइमरी एविडेंस क्या? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इटसेल्फ बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, जो खुद ब खुद अब कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए, वो दस्तावेज जो खुद ब खुद कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए, कहे कि हाँ सर मैं ही हूँ ओरिजिनल, वो होता है प्राइमरी एविडेंस। और सेकेंडरी एविडेंस जो खुद प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी नकल, सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस होती है, वो होता है सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। तो पहला आप ऐसे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ ग्रांट्स, टर्म्स ऑफ अदर डिस्पोजिशन की ओरिजिनल कॉपी प्रोड्यूस कर दो। अगर वो खो गई है तो अब आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस मतलब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रजिस्ट्री एटसेट्रा। भाई अगर आपको डर है कि हो सकता है ऐसा डॉक्यूमेंट खो जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है डॉक्यूमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट की दो कॉपी बना लो, ठीक है, दो कॉपी बना के रखो। अगर एक खो जाती है दूसरा प्रूफ कर दो कोर्ट के सामने, ठीक है। तो उसमें क्या है? तो पहला क्या है? प्राइमरी एविडेंस के थ्रू आप प्रूफ कर पाओगे, ओरिजिनल कॉपी दे दोगे। अगर वो नहीं है आपके पास या आपके विरोधी के कब्जे में है, तो आप सेकेंडरी एविडेंस मतलब सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के आप कोर्ट के सामने रख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। अब जैसे अब मैं इसकी बात करता हूँ एक्सप्लेनेशन की, एक्सेप्शन की। इसके एक्सेप्शन भी है कि कहाँ कहाँ पे आपको दस्तावेज प्रूफ करने नहीं पड़ेंगे, ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सपोज करिए जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे सपोज करिए कि मैं एज अ सिविल जज अपॉइंट हो जाता हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, होगा यार, तो अपॉइंट हो जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है कि ये बंदा
जैसे काम कर रहा है ना एज अ डेजिग्नेशन के बेस पे, ये वो बंदा है नहीं, इसके पास कोई भी अथॉरिटी ऑफ लेटर नहीं है, वारंट ऑफ हाई कोर्ट नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा उस केस में, मुझे अपना वो वारंट जो हाई कोर्ट ने मुझे भेजा था फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ जुडिशियल ऑफिसर, वो प्रूव नहीं करना, मुझे केवल इतना ही प्रूव कर देना है कि मैं एज अ जुडिशियल ऑफिसर काम कर रहा हूँ, बस। वहाँ पर मुझे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, अपना अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल बस वो चीज़ें प्रूव कर देनी है कि मैं एज अ जुडिशियल ऑफिसर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वसीयत। आप जानते हैं वसीयत, बहुत सुने हैं आपने। कोई व्यक्ति अपनी वसीयत कर देता है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे बच्चे मेरी इस प्रॉपर्टी के क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, इसको क्या करेंगे, इसको संभालेंगे, ठीक है। वो वसीयत कर दिया, ठीक है। अब सपोज उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि हम जानते हैं वसीयत हमेशा मृत्यु के बाद ही पावर में आती है। तो अब बच्चों को प्रूफ करना है उस वसीयत को कोर्ट में, ठीक है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, तो वसीयत जब होती है तो एक आपने सुना होगा प्रोबेट सर्टिफिकेट इशू होता है। प्रोबेट सर्टिफिकेट इशू कौन करता है, वो कंपिटेंट जुरिसडिक्शन न्यायालय करता है, जिसको वो सुनने की अधिकारता होती है। तो वो उस विल को देखता है और उस विल की एक कॉपी, ठीक है, विल को देखता है और वेरीफाई करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, ठीक है, कि ये विल बिल्कुल जेन्युइन है और जो भी इसमें बताए गए व्यक्ति हैं वो इस वसीयत पर अधिकार रखते हैं। जैसे ए ने 2 बच्चों के नाम बी और सी के नाम वसीयत कर दी, ठीक है, ए की डेथ हो गई। अब वसीयत को प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे होगी, तो जब कोर्ट ने उस विल के बेसिस पर एक प्रोबेट सर्टिफिकेट इशू किया होगा, मतलब वो बच्चे गए होंगे कोर्ट और उन्होंने उस विल का सर्टिफिकेट ले लिया कोर्ट से, कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि ये वसीयत जेन्युइन है, ठीक है, और जिस समय ये वसीयत की गई थी वो व्यक्ति अपने वॉलेंटरली उसने ये करी थी और जिनके जिनके नाम करी है वो बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, इनके ही हैं, ठीक है, इनके ही बच्चे हैं। तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है वसीयत के बाद, जिसे कहते हैं प्रोबेट सर्टिफिकेट। तो वसीयत वाले केस में आपको वसीयत पेश करने की जरूरत नहीं है ओरिजिनल, आप केवल वो प्रोबेट सर्टिफिकेट पेश कर दो। वैसे तो प्रोबेट सर्टिफिकेट एक प्राइमरी एविडेंस नहीं है, एक सेकेंडरी है, लेकिन उसको एज पर सेक्शन 91 के हिसाब से प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो पहला एक्सेप्शन क्या, अगर कोई व्यक्ति जो अपनी सर्विस पर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, अपनी सर्विस पर है, काम कर रहा है, प्राइवेट व्यक्ति है, अपनी सर्विस पर काम कर रहा है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर के द्वारा उसे अपॉइंट किया गया है, लेकिन भविष्य में उसके डेजिग्नेशन पर सवाल उठता है, उसके अपॉइंटमेंट पर सवाल उठता है, तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको केवल ये प्रूफ कर देना है कि मैं इस पोस्ट पर काम करता चला आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मेरे द्वारा साइन लेटर एप्लीकेशन पता नहीं कितने यूज हो गए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये चीज। और दूसरा क्या है कि जब विल की बात हो, वसीयत प्रूफ करना हो, तो आप वसीयत के बेस पे जो कोर्ट ने वसीयत दिखाकर जो हमने प्रोबेट सर्टिफिकेट कोर्ट से लिया है, हम वसीयत को पेश करने के बजाय केवल प्रोबेट सर्टिफिकेट ही पेश कर देंगे, तो उतना ही काफ़ी है अपनी वसीयत को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन भी कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि अगर 2 से 3 पेज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 या 3 कॉपीज में हुआ है तो हर कॉपी प्रूफ करनी पड़ेगी कोर्ट में, अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स प्रूफ करने हैं। अगर एक डॉक्यूमेंट में ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो एक डॉक्यूमेंट ही प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो ग्रांट हुए, जो आपने दान दिया है, अनुदान जो भी हुआ है, वो अगर 3 कॉपी में हुआ है तो तीनों कॉपी पेश करनी पड़ेगी कोर्ट के सामने, 1 कॉपी में हुआ है तो 1 कॉपी पेश करनी पड़ेगी कोर्ट में। तो मतलब कहने का सिंपल ये समझिए कि जो डॉक्यूमेंट, जो ट्रांजैक्शन आपने लिखित में किए हैं और अगर आपको उसे प्रूफ करना पड़ेगा, तो उस केस में आप बाध्य हैं कि आप उसको डॉक्यूमेंट के थ्रू ही पेश कर पाएंगे, दिखाकर ही पेश कर पाएंगे, मौखिक एविडेंस वहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन इसी पर था, सेक्शन 91। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम इसमें और रह गई हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको विधिवत नोट्स के साथ इस बार प्रोवाइड कर दूंगा और समझा भी दोबारा दूंगा, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नमस्कार।